सो क्लास 10th लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया दैट इज प्रोबेबिलिटी। 5 लेक्चर्स मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के दिए हैं। प्रोबेबिलिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऐसा मत सोचना छोटा सा यार देख लेंगे, नो नो नो। प्रोबेबिलिटी को उतना ही सीरियस लीजिए जितना आप ट्रिग्नोमेट्री को, ट्राइंगल को, सर्कल को, पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक को, एपी को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ले रहे हो उतना ही सीरियसली प्रोबेबिलिटी को ही भी लेना है। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, एक ही एक्सरसाइज सिलेबस में है और उसमें 25 क्वेश्चंस हैं। 13 एग्जाम्पल्स हैं तो टोटल बन जाते हैं 38 क्वेश्चंस। और 5 क्वेश्चंस मैंने आपको अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए हैं, तो 38 एंड 5 43 क्वेश्चंस के नोट्स प्रोबेबिलिटी के आपकी कॉपी पे होने चाहिए और हर एक क्वेश्चन आपकी टिप्स पे चाहिए। फिर देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी का आराम से कर लोगे, चाहे कहीं से भी आ जाए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। लगभग 80 to 90% पेपर आप स्टैंडर्ड मैथ्स के हैं, आप बेसिक मैथ्स के हैं, एनसीईआरटी से आते, मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक, तो एनसीईआरटी फर्स्ट आपने टॉप प्रायोरिटी पे रखनी है, एनसीईआरटी को परफेक्ट करना है एकदम टिप्स पे। आज ही मैं बच्चों को क्वेश्चन दे रहा था, मैंने टोटल 14 चैप्टर्स है ना, 11 चैप्टर्स के मैंने उनको शॉर्ट नोट्स बनाए, सभी फॉर्मूले लिखे। बहुत से बच्चे ऐसे थे, कैसे फॉर्मूले ही नहीं आ रहे, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, स्टैट के, एपी के, पॉलिनोमियल के, दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले भूल रहे हैं। अरे भाई, सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स आपको दिए गए हैं एनसीईआरटी में, हर एक क्वेश्चन टिप्स पे करो, सारे फॉर्मूले लर्न करो, उसके बाद आप किसी दूसरी बुक पे जाओ। अगर आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट हो चुकी है, एकदम आप एकदम मस्त है सर, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन दे दो, देन आई सजेस्ट गो फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड साइड बाय साइड सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। एनसीईआरटी आती नहीं और उठा उठा के वर्कशीटें करोगे, टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी को टिप्स पे करना आपने, ठीक है, हर एक क्वेश्चन। तो अभी देखिए नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है दैट इज ट्राइंगल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, इसमें टेंशन मत लेना, मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। बस एक ही चैप्टर मेरा पेंडिंग है, ट्राइंगल। और आपको बता दूं ये ट्राइंगल और सर्कल ये दोनों ज्योमेट्री के अंडर आते हैं और आपके सिलेबस में इन दोनों की जो वेटेज है 15 मार्क्स है, यानी बोर्ड एग्जाम में ये दोनों चैप्टर्स 15 मार्क्स के आएंगे। और ये दोनों चैप्टर्स ज्योमेट्री वाले बच्चों को तंग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार टेढ़ा कुछ आ जाता है, कंफ्यूजन होती है। पहले मैं एनसीईआरटी करवाऊंगा आपको, उसके बाद इसके बहुत सारे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जिससे आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन कैसे बनाने। बट फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी और एनसीईआरटी। सर्कल मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, ट्राइंगल में आज आपका स्टार्ट कर रहा हूं। अब ट्राइंगल में टोटल 3 एक्सरसाइज है। 6.1 बहुत बेसिक, जिसके लिए आपको बेसिक नॉलेज लेनी है, सिमिलर ट्राइंगल्स या सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं उसके लिए। आज वो नहीं होगा क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स और जो 6.2 सेकेंड एक्सरसाइज है, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे बेस्ड एक्सरसाइज है, वो दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स अलग हो गया, बीपीटी बिल्कुल अलग हो गया। तो आज हम सिर्फ बीपीटी की बात करें, और 6.3 में सिमिलरिटी है, जो 6.1 और 6.3 दोनों रिलेटेड है, वो मैं एक साथ आपको करवाऊंगा। तो आज के लेक्चर में आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझाई जाएगी, उसका प्रूफ कैसे किया जाता है। बहुत से बच्चे करते हैं, जो स्टेप्स हैं भूल जाते हैं या कंफ्यूजन होती है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है उस थ्योरम की। भैया जैसे मैं लिखता हूं ना, बस वैसे ही आप लिख के आ जाना, बोर्ड एग्जाम में बीपीटी आ गई तो फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वेरी इजी, 15 मार्क्स के हैं दोनों चैप्टर्स। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, तो बच्चों को पता ही नहीं होता यार इसका नाम थेल्स भी है, तो थेल्स नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड थेल्स थ्योरम। सबसे पहले आपका काम क्या है, इसकी स्टेटमेंट को याद करना। ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसको टिप्स पे कर लो, क्योंकि इसका जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऐसे आएगा, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ये 4 लाइनें आपको याद होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो यहां पर हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है और कैसे आपने इसका प्रूफ बनाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रीड दिस स्टेटमेंट। पढ़ो जल्दी से, जोर से पढ़ो थोड़ा सा,
जल्दी पढ़ो क्या लिखा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इंग्लिश मीडियम स्कूल या हिंदी मीडियम स्कूल या किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, 10th क्लास के बच्चे हो, तो इतनी सी इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगी ये क्या कह रहा है। मैं डायग्राम से समझाता हूं। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, जैसे मैं ले ली ABC, कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, कि इस ट्राइंगल में कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो जो किसी साइड के पैरेलल हो। तो आप लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, तो ये AB के पैरेलल है, बट ऐसा आपको देखने में गर्दन टेढ़ी करनी पड़ेगी तो गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए हम क्या लाइन ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर गर्दन टेढ़ी करनी पड़ेगी, ऐसे देखना पड़ेगा हमें पैरेलल। तो हम लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज कंफर्टेबल फॉर अस, इज इट ओके। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की BC के पैरेलल। तो पहला वाला सेंटेंस स्टेटमेंट जो है यहां से समझ में आ रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड, तो मैंने BC के पैरेलल कर लिया, एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, यानी इसके पैरेलल हुआ तो अदर टू साइड्स ये दोनों हो गई। तो ये वाली लाइन अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये है वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो डिफरेंट पॉइंट्स जहां पे हमारी पैरेलल लाइन ने इंटरसेक्ट किया है AB और AC को। मानो इसका नाम D रख लेता हूं और इसका नाम E रख लेता हूं। ये हो गया गिवन इंफॉर्मेशन कि देयर इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू वन साइड एंड इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इन डिफरेंट पॉइंट्स। नाउ व्हाट टू डू, आगे देखो क्या लिखा है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। यानी जो दो साइड्स जिनको इंटरसेक्ट किया गया है D और E पे, ये सेम रेशो में डिवाइड हो चुकी हैं। अब सेम रेशो का मतलब क्या हुआ, अगर आप AD और DB का रेशो बनाते हो, ये हो गया AD और DB, अगर आप इसका रेशो बनाते हो और फिर आप दूसरी जो दो पार्ट्स यहां पे बने इसका रेशो भी बनाते हो AE बाय EC, ये रेशो हमेशा सेम होगा। कॉमन सेंस है, पैरेलल ड्रॉ किया तो ये रेशो सेम ही बनेगा, ठीक है। पर आपको ये प्रूव करना है। स्टेटमेंट याद होगी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स या इंटरसेक्ट other two sides in different points, that is distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. तो other two sides से आगे ये जो स्टेटमेंट है ये आपका प्रूव दैट वाला पार्ट है, ये आपको प्रूव करना है, ये ऊपर गिवन इंफॉर्मेशन हो गई। इज इट क्लियर? आई होप आपको स्टेटमेंट याद हो गई। अब मैं इसका प्रूफ करवाता हूं। 3 स्टेप में प्रूफ इसका खत्म है और उसके बाद इसके कुछ रिजल्ट्स और भी हैं, 5 रिजल्ट्स और आपको करने, टोटल 6 रिजल्ट्स बनते हैं। MCQ वगैरह में यूज कर सकते हो उनको। तो 6 रिजल्ट्स में आपको यहां बना के दिखाऊंगा, बट 3 स्टेप में ये थ्योरम आपको पैक कर दूंगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्स ऑफ BPT भी मैं आपको समझाऊंगा आज के ही लेक्चर में। तो यहां देखें, सबसे पहले आपको ट्राइंगल और सर्कल चैप्टर में, ट्राइंगल एंड सर्कल चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबकी फ्रेमिंग ऐसे करनी, पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ, सब में लिखना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्शन कई क्वेश्चन में नहीं होगी, बट गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ आप हर एक में लिखेंगे। तो यहां पे गिवन में क्या लिखूंगा, अ ट्राइंगल ABC इन विच, जो साइड मैंने ड्रॉ की, इन विच L पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट BC के पैरेलल किया ना, पैरेलल टू BC इन विच इंटरसेक्ट AB at D and AC at E। बस ये आपको गिवन लिख देना है। उसके बाद आपका टू प्रूफ में जो रेशो बनी, कौन सी रेशो बनी, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये मेन रिजल्ट है इसका। तो यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शंस भी आएंगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कंस्ट्रक्शन में आपको समझाता हूं। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर ट्राइंगल। जल्दी से बनाइए डायग्राम, घबराइए मत, आराम से क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। तो दिस इज योर ट्राइंगल एंड दिस इज लाइन L विच इज पैरेलल टू BC इंटरसेक्टिंग AB एट D, AC एट E। इज इट क्लियर? ये हो गया गिवन और टू प्रूफ मैंने लिख दिया।
कंस्ट्रक्शन बहुत प्यारा है इसमें। तो जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जाता है प्रूफ कुछ बनाने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से कि जो डी पॉइंट है इंटरसेक्टिंग वाले, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AC के ऊपर। तो इसका हम कुछ नाम रख लेते हैं, जो परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर रहा हूं, लेट दिस पॉइंट इज M। तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में DM परपेंडिकुलर AC। इसी तरह से जो E पॉइंट है, यहां से भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू द पॉइंट, ये कैसे हो गया, हाथ लग गया, दिस इज योर ट्राइंगल, ठीक है। बैक कर लेता तब भी हो जाता, चलो एनी हाउ। तो देखें यहां पे, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया DM, और यहां से परपेंडिकुलर आ गया तुम्हारा EN रख लेते। तो EN परपेंडिकुलर ऑन दिस AB। एक और इसमें है कंस्ट्रक्शन, ये लाइन आपको ज्वाइन करनी पॉइंट्स B से E, ये करना है, और यहां से D से C ये ज्वाइन करना, दैट्स ऑल। तो येलो कलर और ये पर्पल कलर टाइप जो दिख रहा है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन आ गई सारी। तो दैट यू नीड टू राइट, ठीक है, दैट यू नीड टू राइट व्हाट, ड्रॉ DM, ठीक है, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB, और साथ में ज्वाइन कर देना, किसको ज्वाइन कर देना, ज्वाइन BE एंड इसको ज्वाइन कर देना DC, दैट्स ऑल। क्लियर हो गया, बड़ा सिंपल है, आपको याद भी हो गया। लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा करोगे नहीं तो एग्जाम में कैसे लिखोगे। आज फॉर्मूले जो मैंने बच्चों को लिखवाए हैं सभी चैप्टर्स के, 11 चैप्टर्स के, बच्चों के हाथ थक गए सर लिखे नहीं जा रहे। लिखो बच्चे, फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन करने कैसे हैं, फिर ये समझाओ ना, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। चलिए अब करते हैं हम इसका प्रूफ, दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। 3 स्टेप्स में मैं इसका प्रूफ आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो, आपको कोई रेशो प्रूव करनी है, ADDB AEAC रेशो वाला पार्ट, तो आपको इसका जो स्टार्ट है दिमाग में रखो कि रेशो से स्टार्ट करना है, रेशो प्रूव करना है और रेशो से ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है इसका प्रूफ। रेशो किसका लेना है, रेशो आपको लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का, ठीक है। रेशो आपको लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का। वो क्या रेशो लेना है, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे ये ABC ट्राइंगल दिख रही है ना, ये ऊपर देखो छोटी ट्राइंगल दिख रही है आपको, ADE, ये एक ट्राइंगल लेनी जो न्यूमिनेटर में रखनी है आपको हमेशा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब इसके डिनोमिनेटर में भी एक ट्राइंगल आएगी, अभी मैं वो लिखूंगा नहीं, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा। मैं 2 स्टेप्स आपको एक साथ समझाऊंगा ताकि आपको पता भी चल जाए कि हो क्या रहा है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में ऐसे होगा, फिर से आप रेशो लेंगे। जब आप फिर से रेशो ले रहे होंगे ना, तो न्यूमिनेटर में जो मैंने ट्राइंगल रखी ना ADE, नेक्स्ट स्टेप में भी वही ट्राइंगल आनी, ये टॉप वाली ADE। इसके डिनोमिनेटर में भी एक ट्राइंगल आनी, एरिया आना उसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। अब यहां पे कौन सी ट्राइंगल आनी, बस आपको ये 2 ट्राइंगल जो दिख रही हैं, जिनका मैंने अभी नाम नहीं लिखे हैं, इन ट्राइंगल पे खास ध्यान देना है। ये कौन सी ट्राइंगल्स हैं, ऊपर तो समझ आ गया ना, सेम ट्राइंगल आएगा ADE। अब यहां पे कौन सी ट्राइंगल्स आएंगी, देखो जब आपने ये कंस्ट्रक्शन बनाई उस टाइम पे ये कुछ ट्राइंगल्स यहां पे बन गई। तो जब मैंने ADE ली तो फर्स्ट केस में इसके साथ वाली ये ट्राइंगल आप ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम, लेनी दोनों है। तो ये पर्पल कलर वाली जो लाइन दिख रही है, इसको मैं अभी येलो कलर से कर दूंगा, ये ट्राइंगल लेनी, दोनों में से किसी एक के नीचे रख दो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं कि कहां रखनी। तो मैं अभी पहले वाले ट्राइंगल इसमें रख देता हूं फर्स्ट केस में। तो क्या नाम है इसका, बोलो इसका नाम क्या है, इसका नाम है EDB। क्या नाम है इसका, EDB, ठीक है। क्या नाम है इसका, EDB, समझ गए। तो जब मैं ये ट्राइंगल ले चुका हूं इसके डिवाइड में, तो अब जब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस ट्राइंगल के डिवाइड में ट्राइंगल रखनी, वो ये वाली ट्राइंगल रखनी, ये वाली ट्राइंगल। तो इसका नाम क्या है, DEC, आते समझ, DEC, दैट्स ऑल। तो यहां पर भी ये DEB है, जहां EDB है, और यहां भी DEC है। तो ऐसे याद रखें, ED ED,
यहां भी ईडी आता है, यहां भी ईडी आता है, यहां बी आएगा, यहां सी आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो भाई ये रेशो लेना और ये रेशो लेना। अब ये किसके इक्वल आएगा? तो ये किसके इक्वल आएगा? क्लास 6th में जो आपने 7th में 8th में जो फॉर्मूला पढ़ा है ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, बेसिक फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो भैया परपेंडिकुलर हमने बना रखे हैं, वो हाइट हो जाएगी और बेस हम देखते हैं कौन सा लेना है। तो जब हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, तो हमारे पास आएगा 1/2 बेस। अब बेस क्या है? एडीई का। तो कई बार बच्चे सोचते हैं सर डीई बेस है, क्योंकि जो ट्राइंगल है डीई पे टिकी हुई है। ऐसा नहीं होता। जब एरिया आप यूज कर रहे हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ये वाला एरिया यूज कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो बेस उसे कहा गया है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ है। तो इस ट्राइंगल में आप देखो परपेंडिकुलर सर इस साइड पे भी है, इस साइड पे, तो कौन सा लेना है? तो आपने ये वाला ट्राइंगल लिए तो ये वाला परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बेस आपका एई बन जाएगा। तो इस केस में इसका बेस एई बन जाएगा, ठीक है। बेस एई बन गया और परपेंडिकुलर डीएम बन गया। आता समझ में? वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये ट्राइंगल ही ना, बेस बेस चेंज है थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट आई विल टेल यू। अच्छा आपको एक ट्रिक और बताता हूं याद करने का, कई बार बच्चे याद नहीं कर पाते। तो एक बार बेस जो आपको लेना है एडी लेना है, यानी ये बेस लो, ये वाला परपेंडिकुलर इसमें यूज करूंगा। तो बेस आपका एडी आ गया और परपेंडिकुलर, इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉ हुआ था? ईएन हुआ था। दैट्स ऑल। इसी तरह से जो नीचे ट्राइंगल है ये है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस कौन सा लेना है? इसका बेस लेना है जहां पर इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर हुआ होगा। तो परपेंडिकुलर कहां है भाई इस ट्राइंगल में? ये ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कहां है बताओ? ये ट्राइंगल में कहां परपेंडिकुलर हो रखा है? तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर इसी को माना जाएगा, ईएन को। सर वो क्यों? अंदर तो आए नहीं परपेंडिकुलर। मेरे बच्चे ये वाली ट्राइंगल ना ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है। सर वो क्या होती है समझाते हैं। देखो यहां पे लिखता हूं मैं, बाद में मिटा दूंगा इसको। ये कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका बेस ये है। कल को ट्राइंगल अगर ऐसे होती है, ये वाली ट्राइंगल है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो मैं बोलूं यहां से परपेंडिकुलर खींचो, तो भाई तुम यहां से परपेंडिकुलर जब खींचोगे ऐसे थोड़े टेढ़ा खींचोगे, तो तुम तो सीधा खींचोगे। तो ये परपेंडिकुलर इसी साइड के ऊपर माना जाता है और इसको प्रोड्यूस करके उसके ऊपर आ जाता है। तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो बेस में ये पूरा लूंगा और ये आपका परपेंडिकुलर, मतलब बेस ये वाली साइड लूंगा और परपेंडिकुलर ये माना जाएगा। तो इसी तरह से ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ई से ही ड्रॉ हुआ है जो ई एन है, और जो बेस है वो हमारे पास बीडी माना जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल मैंने ये वाली है तो बेस बीडी माना जाएगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो कि बेस कौन सा लेना है, तो यहां पर भी याद करने का ट्रिक हम बच्चों को बताते हैं जिनको समझ में नहीं आता, बड़ा सिंपल है। जब आप पहला केस ले रहे हैं ईडीबी, यानी ये लेफ्ट वाली ट्राइंगल ली है ये वाली, तो आपको एडीडीबी जो प्रूव करना है ना, एडीडीबी वो यहां लिखना है, जैसे एडीडीबी यहां पर आएगा, दैट्स ऑल। और परपेंडिकुलर सेम होता है, याद ही हो गया आपको। 1/2 लिखना है, एडीडीबी लिखना है, ये वाले दोनों लिखने हैं, और परपेंडिकुलर कौन सा लिखना है? जो इधर को आ रहा है, ई एन लिखना है। तो ये परपेंडिकुलर कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा AD/DB। ये हो गया नंबर 1। सेम चीज यहां पर आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसका बेस कौन सा होगा जो आपने प्रूव करना है? देखो इसका बेस इधर AE बनेगा और इसका बेस EC बनेगा, डायग्राम में भी आप देख सकते हो। और परपेंडिकुलर दोनों का सेम होगा, जो दूसरा वाला बचा हुआ DM, ठीक है, इट इज DM, और इधर भी DM। तो DM DM कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो क्या बचा पीछे? आपके पास बचा पीछे AE/EC, दैट्स ऑल, नंबर 2। आते समझ? ऐसे करना आपको, ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं बहुत ज्यादा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेप्स ज्यादा कंफ्यूजिंग मत करें, जैसे मैंने लिखा है बस ऐसे एग्जाम में लिखना। और पेज काफी लंबा होता है और इसी तरह से प्रेजेंट करना है इसको, कार्ड वार्ड के यहां पर ऐसे लिख देना, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपको कहूं x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू जेड, तो आप मुझे बता पाओगे, बोल पाओगे सर x जो है y के बराबर भी है, x जो है z के बराबर भी है, तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं तो y किसके बराबर हो गया? z के बराबर। कर सकते हैं कंक्लूड? बिल्कुल कर सकते हैं, कर लिया कंक्लूड। सेम चीज यहां पे हो रही है, ये लेफ्ट साइड देखो, इसको x बोलो, और ये तुम्हारा y, ये तुम्हारा z। लेकिन नोटिस करें ये दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है। ऊपर न्यूमिनेटर में तो सेम ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो ट्राइंगल्स हैं ये डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं। इनका एरिया अभी हम कह नहीं सकते सेम है कि नहीं, बट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट नेमिंग के हिसाब से ये डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं।
तो अभी ये दोनों मुझे एग्जैक्ट सेम बोलना है कि ये दोनों सेम है। वो कैसे? डिफरेंस किसका है? ये बेस का, तो यही ये दियो बेस में ट्राइंगल्स लिखी हुई है, इनका एरिया इक्वल है। सर वो कैसे? मेरे बच्चे, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक, और इनका बेस सेम है डीई। तो नाइन्थ में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट जो हमने एक्सप्लेन करना है यहां पर। तो हेयर आई एम राइटिंग थर्ड पॉइंट। नाउ थर्ड स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल? कौन सी ट्राइंगल? कौन सी ट्राइंगल? ये वाली ईडीबी। ईडीबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल? कौन सी ट्राइंगल? ये वाली ट्राइंगल डीईसी। डीईसी, ठीक है, इनका एरिया इक्वल है। ये हो गया नंबर 3। एरिया इक्वल क्यों है? आपको रीजन देना पड़ेगा। रीजन आपको ये लिखना है, टू ट्राइंगल्स या फिर ट्राइंगल्स, दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो तभी एरिया सेम ही होता है। तो अभी फिलहाल दो ही है, तो लेकिन हम ट्राइंगल्स वर्ड यूज करेंगे। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, बेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट लिख दीजिए। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, यानी उनकी पैरेलल लाइंस भी सेम है और बेस भी सेम है, आर इक्वल इन एरिया। आर इक्वल इन एरिया। भाई ये एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल, खत्म हो गया। अब आपको आगे क्या लिखना है? फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो वी कैन कंक्लूड AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, हेंस प्रूव्ड। ये है बीपीटी का मेन प्रूफ। 3 ही स्टेप में आपको समझा दिया। गिवन डू प्रूफ सब लिखने हैं, कंस्ट्रक्शन लिखना है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप खत्म करना। ऐसा करोगे फुल मार्क्स, कोई कंफ्यूजन नहीं, ना टीचर को ना आपको। अब इससे और भी रिजल्ट बन जाते हैं। सर वो कैसे? सबसे पहले जो मेन रिजल्ट आपका पहला वाला वो ये है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। दूसरा रिजल्ट है, आप इसमें 1 ऐड कर दीजिए, दोनों में 1 ऐड कर दीजिए, यानी AD बाय DB प्लस 1 AE बाय, ऐसे क्वेश्चंस में भी कई बार हमें करना पड़ता है, यही सीख लो। दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो सेम नंबर हम ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, नो प्रॉब्लम। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे एक दूसरा रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो जैसे मैंने ऐड किया तो ये इधर चला गया, AD DB एलसीएम लेने के बाद AD प्लस DB और नीचे हमारे पास DB आ गया, और यहां पर भी AE बाय EC प्लस में आ गया और EC आ गया। अब बताइए AD DB डायग्राम से देखो, AD DB डायग्राम से देखो, तो AD DB डायग्राम से देखोगे, AD DB डायग्राम से देखोगे तो AB नजर आ रहा होगा आपको, तो ये AB बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये AB बन जाएगा, ठीक, और नीचे आपका DB। और AE EC देखोगे डायग्राम में तो AC बन जाएगा अपॉन EC। तो ये हो गया सेकंड रिजल्ट, नंबर 2। आते समझ? तो ये फर्स्ट रिजल्ट में आप क्या नोटिस कर रहे हैं? पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। सेकंड रिजल्ट में क्या नोटिस कर रहे हैं? इसमें पूरी साइड आ गई, AB और AC, ये भी बीपीटी का रिजल्ट ही है, और नीचे आपका DB-EC मेंटेन है। पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट। अब पहले रिजल्ट को रेसिप्रोकल कर दो, फर्स्ट रिजल्ट को रेसिप्रोकल कर दो। क्या बोला मैंने? फर्स्ट रिजल्ट को रेसिप्रोकल कर दो, तो वो तीसरा रिजल्ट हो गया, यानी DB बाय AD। ठीक है, उल्टा कर दिया, DB बाय AD और इसका कर दिया EC बाय AE। तो दो फ्रैक्शंस अगर इक्वल है, नॉन जीरो नंबर है, दो फ्रैक्शंस अगर इक्वल है तो उनके रेसिप्रोकल भी आप इक्वल ले सकते हो, तो इक्वल कर दिया। ये तीसरा रिजल्ट हो गया। फोर्थ रिजल्ट, अब रेसिप्रोकल वाले पार्ट में 1 ऐड कर दो, रेसिप्रोकल वाले पार्ट में 1 ऐड कर दो और एक नया रिजल्ट बना दो, ये हो गया +1। तो जैसे इसमें मैंने ऐड किया, एलसीएम लूंगा, DB में AD आ जाएगा और नीचे AD, एलसीएम लेने के बाद यहां पर AE, यहां पर EC प्लस AE। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे, AD
ओ डी बी, ए डी ओ डी बी, ये ए बी बन जाएगा और नीचे हमारे पास ए डी आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे ए सी बन जाएगा और नीचे ए ई आ जाएगा। दिस इज योर फोर्थ रिजल्ट, फोर्थ नंबर पर। अब सेकंड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है, एबीएसी दोनों ऊपर आ रही है, नीचे डीबी है, इधर ईसी है, तो यहां पर जो दूसरे दो पार्ट थे एडी और एई वो आ रहे, यहां पर डीबी ईसी नीचे वाले पार्ट है और एडी एई ऊपर वाले पार्ट है जो डिवाइड हो रहे थे। तो कितने रिजल्ट हो गए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 2 रिजल्ट हो रहे हैं। वो कहां से आएंगे, जैसे मैंने इसका रेसिप्रोकल किया मेन रिजल्ट का, तो मैंने इसको तीसरा रिजल्ट बोल दिया। तो जैसे आपने ये दूसरा रिजल्ट बनाया है इसका रेसिप्रोकल कर दो, और जो आपने फोर्थ रिजल्ट बनाया है इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो फिफ्थ नंबर पर कौन सा रिजल्ट होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, डीबी बाय ए बी और ईसी बाय ए सी। और सिक्स नंबर पर इसका रेसिप्रोकल ले लो, एडी बाय ए बी और ए ई बाय ए सी, दैट्स ऑल। तो दीज आर द 6 रिजल्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्दर इसके आप और कितने रिजल्ट्स बना सकते हैं, तो भाई ऐसा बना के दिखा देना। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मैंने किया है, आपको कम से कम 2-3 बार इस थ्योरम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-3 बार ये रिजल्ट्स बनाने पड़ेंगे, फिर आपके दिमाग में फिट होगा कि इसको कैसे करना है। अब नेक्स्ट आ गया इसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स में क्या होता है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो प्रूव दैट बन जाती है, और जो प्रूव दैट वाली इंफॉर्मेशन है वो गिवन हो जाती है, तो इसलिए स्टेटमेंट भी बदल जाती है। यहां पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, लास्ट ईयर जो बेसिक मैथ्स का जो पेपर हुआ बोर्ड का फाइनल, उसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी की स्टेटमेंट पूछ ली गई। अब सोचो कितने ही बच्चों ने याद की होगी, नॉर्मली बच्चे याद नहीं करते, याद क्या करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। कन्वर्स का स्टेटमेंट कुछ ही बच्चे याद करते हैं, और पूछ लिया गया है बेसिक पेपर में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक सब पार्ट भी था जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो इसलिए कन्वर्स का स्टेटमेंट भी आपको याद करना है, प्रूफ इसका सिलेबस में नहीं है। ओके, तो दोनों थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो 6.2 में आपको मिलेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ओके डियर, तो पहले ये स्टेटमेंट देख लीजिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, तो सेम रेशो जो आपने प्रूव किया वो गिवन हो गया, तो प्रूव क्या करना है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी जो सेम रेशो लाइन बना रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो इसको डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाउ, लेट दिस इज योर ट्राइंगल ABC एंड देयर इज अ लाइन विच इज पैरेलल, ये आ गया पैरेलल, तो BC D लेते हैं इसको, DE पैरेलल टू BC। तो गिवन क्या हो जाएगा इसका, गिवन हो जाएगा AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। तो BPT में आप इसको प्रूव करते हो, अब ये गिवन हो गया, तो टू प्रूफ क्या हो गया, आपको DE को पैरेलल करना है BC के। पहले प्रूफ इसका सिलेबस में हुआ करता था, बट पहले अभी डिलीट हो गया, अभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, बस ये रिजल्ट याद रखें। तो रिजल्ट कुछ इस तरह से अप्लाई करना है, जब भी आप देखें कि ये दो रेशोज इक्वल दे रखी हैं, ADDB AEAC, ऐसा ट्राइंगल में रेशो इक्वल दे रखा है, तो आपने फटाक से DE को BC के पैरेलल ले लेना है, दैट्स ऑल। वो डायरेक्ट ले लेना और रीजन देना है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी ये स्टेटमेंट डाल देनी। तो जैसे आप ये पैरेलल लेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें और मिलती हैं, कैसे, क्योंकि ये पैरेलल है ना, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन की कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। इज इट ओके? तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, ये थी आपकी बीपीटी, उसके 6 रिजल्ट्स एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट और रिजल्ट को कैसे अप्लाई करना। तो आज के लेक्चर के इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में 6.2 एक्सरसाइज को मैं आपको करवाऊंगा। थैंक यू एंड टेक केयर।